सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। आज हम व्याकरण में से वाक्य भेद इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो वाक्य के प्रकार रचना की दृष्टि से इसका अध्ययन आज हम करेंगे। देखो, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। तो आज हम रचना की दृष्टि से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। तो व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। जैसे कि शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो, यानी अर्थपूर्ण शब्दों का समूह उसे वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक महान देश है, समय बहुत बलवान है, और तीसरा सदा सत्य बोलो, ये वाक्य है। यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेद जो है वह मुख्य वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो देखो, इसमें से पहला साधारण या सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी एक ही क्रिया रहती है इस प्रकार के वाक्यों में। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें एक ही क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया होती है। इसमें उपवाक्य नहीं होते। ये सरल वाक्य की विशेषताएं हैं। जैसे उदाहरण देखो, राम गेंद से खेलता है, ये एक ही वाक्य है और ये सरल वाक्य है। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता था, ये भी सरल वाक्य है। वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है, तो ये भी एक सरल वाक्य है। तो यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य छोटे ही होते हैं, वरन वे लंबे भी हो सकते हैं। यानी बहुत बड़ा वाक्य है लेकिन एक ही वाक्य है तो सरल वाक्य ही होता है। दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं। यानी समुच्चय बोधक अव्यय उन अव्ययों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि योजक शब्द होते हैं। तो इन्हें ये जो शब्द है योजक शब्द, इनका प्रयोग संयुक्त वाक्यों में होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े रहते हैं और योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये इसकी विशेषता है। संयुक्त वाक्य की ये विशेषताएं हैं कि इसमें योजक चिन्हों के द्वारा वाक्य जोड़े जाते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा ये जोड़े जाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, इस प्रकार के योजक शब्द इन प्रकार के वाक्यों में होते हैं। जैसे उदाहरण देखो, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो यहाँ पर देखो 2 वाक्य है, मुझे बुखार था और दूसरा है मैं विद्यालय नहीं जा सका। तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य होते हैं। तो इसमें 2 वाक्य है देखो,
मुझे बुखार था, ये एक वाक्य, मैं विद्यालय नहीं जा सका, ये दूसरा वाक्य। और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय करता है, जो इसलिए। तो मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। दूसरा वाक्य है, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। तो इसमें भी दो वाक्य है, देखो, वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा। इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम और ए शब्द करता है। तो और ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला वाक्य है, मजदूर मेहनत करता है परंतु उसे लाभ नहीं मिलता। तो ये दो वाक्य है इसमें भी। जैसे मजदूर मेहनत करता है ये एक, उसे लाभ नहीं मिलता ये दूसरा। तो इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम परंतु यह अव्यय करता है और इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य देखो, बादल घिरे तथा अंधेरा छा गया। तो बादल घिरे और अंधेरा छा गया, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम तथा यह अव्यय करता है और तथा ये समुच्चय बोधक अव्यय है और इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला वाक्य है, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। किंतु यह समुच्चय बोधक अव्यय है, वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पर करता है और ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है, यानी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं भी हो सकता कभी किसी वाक्य में, लेकिन उस वाक्य को पढ़कर समझकर हमें यह पता चलता है कि वह संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण है। जैसे क्या सोचा था, क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण है। तीसरा प्रकार है, देखो, मिश्र या मिश्रित वाक्य, यानी रचना की दृष्टि से ये तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ये योजक जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, कि, क्योंकि, अगर, यदि इत्यादि होते हैं। यानी जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखो, जो उपवाक्य आश्रित होते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं और ये उपवाक्य आपस में व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। व्याधिकरण योजक यानी कौन से? तो जैसे कि जो, जब, तब, जहाँ, वहाँ, कि, क्योंकि, अगर, यदि, ये व्याधिकरण योजक है। तो इन शब्दों का उपयोग ऐसे वाक्यों में होता है और इसकी विशेषता क्या होती है? तो जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो उदाहरण देखते हैं। जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो इसमें देखो, प्रथम आना किस पर आधारित है? तो मेहनत करने पर आधारित है। तो जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई, यानी इसमें एक प्रधान वाक्य रहता है और शेष उस पर आश्रित वाक्य रहता है। और जब, तब, जो, वे, जैसे ही, यद्यपि, तथापि, क्योंकि आदि शब्दों का प्रयोग इस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद क्या रखनी है कि जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो।
जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। यहाँ पर दो बातें, सफल होना किस पर आधारित है? परिश्रम करने पर आधारित है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तीसरा वाक्य देखो, जैसे ही सूर्यास्त हुआ चारों तरफ अंधेरा छा गया। सूर्यास्त होना और अंधेरा छा जाना एक दूसरे पर आधारित है और इसलिए ए मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। अगला वाक्य है, वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। विद्यालय न आना और बीमार होना ये क्या है? एक दूसरे पर आधारित। और ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि ये शब्द करता है और ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब देखो उपवाक्य, यानी एक वाक्य में अनेक उपवाक्य होते हैं जिनमें एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। मिश्र वाक्य में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक प्रधान वाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसी उपवाक्य के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं कि आश्रित उपवाक्यों का आरंभ कैसे होता है। तो आश्रित उपवाक्य जो होता है उसका आरंभ जो, कि, क्योंकि, जिसे, यदि इत्यादि शब्दों से होता है। जैसे उदाहरण देखो, गीता अब तक ठीक नहीं हुई क्योंकि उसने दवाई समय पर नहीं ली। तो क्योंकि के बाद आया हुआ जो वाक्य है, उसने दवाई समय पर नहीं ली, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। प्रधान वाक्य क्या है? गीता अब तक ठीक नहीं हुई। तो इसे उपवाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। तो देखो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जैसे प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, एक उदाहरण है सरल वाक्य का। यही वाक्य अगर हम संयुक्त वाक्य में पढ़ते हैं तो किस प्रकार होता है? देखो, प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यानी इसमें दो वाक्य आए, प्रातःकाल हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, और इसमें और इस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ और इसलिए संयुक्त वाक्य बना। अब देखो, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, इसमें जब तब का प्रयोग हुआ है और ये मिश्र वाक्य है। तो आज हमने वाक्य के भेद, इसमें से रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसके बारे में चर्चा की। तो अभी हम उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग शब्द कैसे तैयार होते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उपसर्ग यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जैसे यह वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। यानी कोई भी शब्द हो तो उसके शुरुआत में उपसर्ग लगाया जाता है। जैसे कि देखो, अगर हार शब्द है, हार का अर्थ माला भी होता है और हार का अर्थ पराजित होना भी होता है ना। तो अगर हार को प्र उपसर्ग लगाया जाए तो प्रहार शब्द बनता है। प्रहार शब्द का अर्थ अलग बनता है। प्रहार शब्द का अलग क्या होता है? चोट। उसी प्रकार दूसरा शब्द है, देखो हार शब्द ही है, अगर उसको हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है आहार। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। यानी हार शब्द को हम कौन सा उपसर्ग लगाते हैं उससे तैयार होने वाला जो नया शब्द है वो नया अर्थ निर्मित करने वाला ऐसा होता है। जैसे देखो, तीसरा शब्द हार है। हार यानी गले का हार हो सकता है या हार या पराजय भी हो सकता है। तो हार शब्द को अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है उपहार। उपहार का अर्थ है भेंट। अगला शब्द है हार।
इसको अगर हम परि यह उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है परिहार। परिहार का अर्थ है त्यागना, यानी नया अर्थ वाला शब्द तैयार होता है उपसर्ग लगाने से। अगला शब्द है देखो हार। हार को अगर हम वी ए उपसर्ग लगाते हैं तो विहार शब्द बनता है। विहार का अर्थ है घूमना। और भी उदाहरण है देखो, अनपढ़ शब्द है तो इसमें पढ़ ए मूल शब्द है, इसको अन ए उपसर्ग लगाया गया है तो अन प्लस पढ़ शब्द बनता है अनपढ़। जय ए एक शब्द है मूल शब्द, इसको अगर हम परा यह उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है पराजय। रहम एक अलग शब्द है अर्थपूर्ण शब्द, उसे अगर हम बे ए उपसर्ग लगाते हैं तो बेरहम शब्द बन जाता है। अगला शब्द है देखो संभव। संभव को अगर हम अ उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है असंभव। जान शब्द है मूल शब्द जान, अगर इसको हम अन उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है अनजान। देश शब्द है, अगर हम उसको वी उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है विदेश। आगे देखो उप प्लस वन शब्द बनता है उपवन, यानी इसमें मूल शब्द है वन। वन को अगर हम उप ए उपसर्ग लगाते हैं तो उपवन शब्द बन जाता है। अगला शब्द है मूल शब्द है मान, अगर इसे हम अप ए उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है अपमान। यानी उपसर्ग यानी क्या, तो जो मूल शब्द है उसके शुरू में शब्दांश लगाकर जो नया शब्द तैयार होता है और उससे नया अर्थ निकलता है, तो मूल शब्द के शुरू में जो शब्दांश लगाया जाता है उसी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और ऐसे उपसर्ग लगाने से जो नया शब्द तैयार होता है वह नया अर्थ व्यतीत करता है, प्रतीत कर होता है, यानी उस शब्द से हमें नया अर्थ मालूम होता है या वो शब्द हमें नया अर्थ व्यक्त करने वाला लगता है। जैसे वन शब्द को अगर उप जोड़ते हैं तो उपवन बनता है। मान शब्द है, मान को अगर हम अप ए उपसर्ग जोड़ते हैं तो अपमान शब्द बन जाता है ना, अर्थपूर्ण दूसरा शब्द तैयार हो जाता है, तो इसे उपसर्ग कहते हैं। तो आज हमने वाक्य के भेद रचना के आधार पर उसमें 3 प्रकार देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।